भारत का नक्शा क्या कहता है? सिंहासन छत्तीसी का महारथी कौन होगा? और सिंहासन छत्तीसी का भविष्य क्या कहता है? क्या इसमें हिंदू राष्ट्र हकीकत बन पाएगी? इस साल जो योगियों के वो अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपका पार्टी या कोई भी राजनेता अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसका सिंहासन कोई हिला नहीं सकता। सवाल आज मेरे नहीं होंगे, सवाल होंगे रोहित पांडे जी के, सवाल होंगे शाविन पटनायक जी के और सवाल होंगे नीतीश ठाकुर जी के। हिमंता बिस्वा शर्मा भी आते हैं, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो इतने सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये भी तो उसी रेस में है। तो केवल योगी आदित्यनाथ की तरफ क्यों फोकस है? छत्तीसी के लिए आपको जो है आने वाले 24 साल तक सिंहासन पर अगर आप काबिज रहते हैं, दिस वे ऑफ दैट आपको काबिज रहना है, तो यहाँ पर एनडीए को ये सोचना है कि उनको कौन सी लीडरशिप सामने लेके आनी। कि अखिलेश यादव कहाँ स्टैंड कर रहे हैं 27 के चुनाव में? सिंहासन छत्तीसी में वो ये है कि अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ एक बार हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंटिन्यूअली 20 इयर्स तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्योंकि बात यहाँ पर सिंहासन छत्तीसी की हो रही है। 22 साल राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में हो चुके हैं, 14 साल और उनका कैसे रहने वाला, अब तक का समय जैसा रहा, क्या आने वाले समय में कोई भी बदलाव उनकी आपके ज्योतिषी में आपको क्या दिखा रहा है कि कुछ कि शेर कभी भी जब शिकार करता तो 2 कदम पहले पीछे हटता है। तो ये 2 कदम जो पीछे लिए गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है यूथ को हाईजेक ना कर ले, यूथ को भ्रमित करके एक प्लेटफॉर्म जो है अपोजिशन को 27 के लिए ना दे। 400 पार का नारा दिया गया और उल्टा सीटें कम हो गई, तो क्या 29 में भी वो और कम होते हुए नजर आएंगे? आपका 400 पार का नारा जो है कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, किसी और पार्टी ने क्यों नहीं दिया कि हम 400 पार लेंगे? सिंहासन छत्तीसी का महारथी कौन है? 2 नाम, पीएम मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, सिंहासन छत्तीसी के जो 2 नाम हैं, नमस्कार, मैं कविता राणा तहे दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सिंहासन छत्तीसी की। सिंहासन छत्तीसी में अखंड भारत का नक्शा क्या कहता है? सिंहासन छत्तीसी का महारथी कौन होगा? और सिंहासन छत्तीसी का भविष्य क्या कहता है? क्या इसमें हिंदू राष्ट्र हकीकत बन पाएगी? इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत मित्रा अशोका जी, जिनसे सवाल आज मेरे नहीं होंगे, सवाल होंगे रोहित पांडे जी के, सवाल होंगे शाविन पटनायक जी के और सवाल होंगे नीतीश ठाकुर जी के। सर, धर्म ज्ञान एनएमएफ न्यूज आपका स्वागत करता है। नमस्कार। तो शुरुआत से इसी से मैं चाहूंगी कि आप हमें भी समझाएं, आज दर्शकों को भी बताएं कि आज जो आप बात कर रहे हैं सिंहासन छत्तीसी की, ये है क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में 36 साल जो योगियों के वो अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपका पार्टी या कोई भी राजनेता अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसका सिंहासन कोई हिला नहीं सकता। सिंहासन छत्तीसी बीजेपी का जो है 2014 से स्टार्ट हुआ जी। बीजेपी ने फर्स्ट टाइम जो है
भारी बहुमत प्राप्त किया और आपका जो सरकार जो है बहुमत की सरकार बनी। तब तक जो है मिली जुली सरकार बन रही थी और दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं था कि मिली जुल आपकी जो है बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी थी। 2014 में बीजेपी जो है 281 प्लस माइनस 5 सीट्स लेगी, जो उन्होंने ली और उनकी बहुमत की सरकार आई। जी। तो सिंहासन 36 का पहला साल आपका 2014 से स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में मैंने 2012 में ही आपकी प्रेडिक्शन कर दी थी। और उसके बाद आपका 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आपके वाराणसी में जो है आपका शपथ से पहले गंगा स्नान के लिए, गंगा आरती के लिए गए थे, तो तब मैंने ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये आपकी भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले टाइम में जितनी रीजनल पार्टीज हैं जी। और जो परिवारवाद है आस्ता आस्ता जो खत्म हो जाएगा। ये आपकी आज से 12 साल पहले की भविष्यवाणी है और आप 12 साल में देख रहे हैं कि एक एक करके रीजनल पार्टीज जो हैं खत्म हो रही हैं और परिवारवाद भी जो है राजनीति में से एक एक करके जो है डिफीट ले रहा है। जी। तो ये भविष्यवाणी मैंने 2012 में कर दी थी। नाउ कम टू द सिंहासन 36। सिंहासन 36 में बीजेपी जो है 12 साल कंप्लीट कर चुकी है। मोदी जी के नेक्स्ट कंटिन्यूस 15 साल की भविष्यवाणी कि मोदी जी जो है भारत के 15 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे, मैंने 2012 में कर दी, 14 में कर दी थी, जी। जो अभी तक जो है ऑलमोस्ट जो है सक्सेसफुल है, क्योंकि 12 साल हो गए तो अगले 3 साल भी जो है आपके 2029 तक वो अपना जो है कार्यकाल वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूरी कर लेंगे, क्योंकि वो उनकी ग्रिप्स जो है दिस वे और दैट वे जो है आपका संसद में भी कंट्रोल कर रहे हैं और नॉर्मली जो है बाकी पार्टियां भी जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हैं। तो आने वाला टाइम जो है अब 36 के लिए आपको जो है आने वाले 24 साल तक सिंहासन पर अगर आप काबिज रहते हैं दिस वे और दैट वे, आपको काबिज रहना है। तो यहाँ पर एनडीए को ये सोचना है कि उनको कौन सी लीडरशिप सामने लेके आनी जो 36 साल रेगुलर जो है सिंहासन पे कब्जा कर सकती है। द मोमेंट आपने 36 साल सिंहासन को पकड़ के रखा, जकड़ के रखा, आप सिंहासन पर रहे, तो यू विल बी अनडिफीटेड। आपको फिर कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। आप देखिएगा अगर जितने भी आपके टॉप के जो बिजनेस क्लास हैं या जो आपके बिजनेस वर्ल्ड में ले लीजिएगा टॉप क्लास के जो लीडर्स हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है रेगुलर कंटिन्यूस 36 साल जो है वो अगर टॉप पे रहे तो दे आर, उनको अब कोई डिफीट नहीं कर सकता। आप धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिएगा, रेगुलर 36 साल उन्होंने राज किया। वॉरेन बफेट को ले लीजिएगा, शेयर मार्केट पे 36 साल राज करना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आप बिल गेट्स को ले लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं। तो इसी तरीके से अगर राजनीति में अगर 36 साल 12 साल आप जो है जब आपने शुरू किया था जी। तब आपका सिंहासन 36 ही स्टार्ट हुआ था। 12 साल सक्सेसफुल निकल चुके हैं। अगले 24 साल के लिए एस्ट्रोलॉजिकली जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे मैं आपके जवाब दूंगा। मेरी जो भविष्यवाणी है अगले 36 साल जो है एनडीए के हैं और एनडीए को अपनी लीडरशिप को किस तरीके से चुनना है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दूसरा उनका जो है एजेंडा क्या होना चाहिए उसके बारे में आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है 36 साल तक कायम रखने का दैट विल बी राष्ट्रवाद। इस बगत जो है विश्व में आप कहीं पे भी जाएंगे देखेंगे तो आपको एक वर्ग विशेष के कारण विश्व जो है अस्थिर है। जी। आप अपनी नेबर कंट्रीज में देख लीजिएगा,
बिल्कुल पास में जो है आपकी बांग्लादेश। नेपाल है, टोटली डिस्टर्ब है, बांग्लादेश है, एक वर्ग विशेष के कारण पाकिस्तान है, वर्ग विशेष के कारण अभी ईरान जो है, और आपका अफगानिस्तान, इजराइल, ये जो है सिर्फ एक वर्ग विशेष की एक अलग सोच के कारण टोटली डिस्टर्ब है। हिंदुओं के लिए आपके पास एक हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है, और इसकी भविष्यवाणी मैंने आपके चैनल के माध्यम से जी बहुत पहले की थी कि पहला हिंदू राष्ट्र जो है आपका, वो आपका नेपाल होगा। एंड आप देखेंगे कि अभी जो करंट पोजीशन है उसमें नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र के उस पर आगे मूव कर चुका है, और वहां से जो है जिहादी मानसिकता के लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि आप ये भी भविष्यवाणी कर चुके हैं बहुत पहले कि हिंदू राष्ट्र के जब भारत बनेगा तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और मुझे लगता है मैं और मेरे दर्शक और सहयोगी भी सिंहासन 36 के बारे में समझ चुके हैं क्या है ये इसका। अब आगे के 24 सालों का भविष्य आज आप इस पॉडकास्ट में बताएंगे, दिखाएंगे। तो रोहित जी क्या लगता है, क्या पूछना चाहेंगे आज? सबसे पहले बात की गई कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वही विद्रोह चल रहा है, वहां पर नई सरकार है, उसके खिलाफ भी अब लोगों का आक्रोश है। 8 के बाद जो राजशाही वहां से गई उसकी पुनर्स्थापना की मांग है, लेकिन जो अभी सत्ता में बैठे हैं बालन शाह, वो इस तरफ नहीं जा रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएंगे। तो क्या बालन शाह का दिमाग बदलेगा आने वाले वक्त में, या फिर सत्ता परिवर्तन होगा तो तब नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा? जी सर। डेफिनेटली वहां पे एंड रिजल्ट जो है वो हिंदू राष्ट्र जो है की मानसिकता लेके आवाम चल रही है। तो अगर आप टॉप शॉट हैं और आवाम के साथ नहीं चल रहे हैं तो यू विल गॉट चेंज्ड। मतलब बालन शाह का भविष्य बहुत ज्यादा नहीं अगर हिंदू राष्ट्र की तरफ ना गए। बिल्कुल डेफिनेटली अगर वो हिंदू राष्ट्र को प्रमोट नहीं करते हैं और नीचे से आवाम से ये आवाज उठी है, आवाम त्रस्त है, वो नहीं चाहती है कि आप नेपाल को सेकुलर स्टेट रखिएगा, तो डेफिनेटली जो है आपका सत्ता में परिवर्तन होगा। अगर वो ठीक है कंप्रोमाइज करके आगे चलते हैं, विन विन पोजीशन को लेके चलते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, तो देखें कितना समय लगता है, आप बता सकते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनने में अभी और कितना समय बचा है? विद इन नेक्स्ट 5 years यू विल सी कि आपका जो है, देखिए हिंदू राष्ट्र जो हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो मेरी भविष्यवाणी 2034 से लेके 2044 के बीच में जी भारत जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं वो आपके योगी आदित्यनाथ होंगे। और आपका जो आज का जो प्रोग्राम है सिंहासन 36, बिल्कुल, उसमें जो मेन मुद्दा है, देखिए पहले 16 साल तो मोदी जी सक्सेसफुली निकाल लेंगे, उसका भी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूँ। 16 साल क्यों? क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू का 16 साल सम डेज का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के बाद स्वच्छता से राजनीति से जो है संन्यास ले सकते हैं, ना भी ले किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, लेकिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाईएस्ट रूलिंग का जो देश का जो ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ेंगे। उसके बाद में अब बचते हैं हमारे पास 20 years। अभी मैं आपके माध्यम से ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2034 से लेके 2044 के बीच में हिंदू राष्ट्र के जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे योगी आदित्यनाथ। और जिस तरीके से मैंने मोदी जी के बारे में 15 साल की भविष्यवाणी की थी कि 15 साल तक मोदी जी को एक वर्ष पीएम बनने के बाद कोई हिला नहीं सकता, तो आप देख रहे हैं कि उनका तीनों टर्म्स जो हैं वो अपना इलेक्शन जीत चुके हैं, और जो देववाणी है उसके हिसाब से वो अपने 15 साल कंप्लीट करेंगे। जी अगेन 2030 तक रहेंगे, तो 29 वाला इलेक्शन भी उनकी देखरेख में ही होगा, वो इलेक्शन भी वो भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ सिंहासन 36 में, वो ये है कि अगले 20 साल तक
योगी आदित्यनाथ एक बार हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंटिन्यूअली 20 इयर्स तक प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यानी कि मोदी जी का भी जैसे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी आपने बोला कि भाई अगले 20 साल तक योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन जब भाजपा समर्थकों से या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट से बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि केवल योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनने के रेस में है नहीं। उसमें आप देखेंगे तो हिमंत बिस्वा शर्मा भी आते हैं, उसमें बंगाल के मुख्यमंत्री भी आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो इतने सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये भी तो उसी रेस में है। तो केवल योगी आदित्यनाथ की तरफ क्यों फोकस है? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल उसमें नहीं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल उसमें बता रहा हूँ। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं, उनके साथ जो है 9 नाथ और 84 सिद्धों का जो है आशीर्वाद साथ में। फर्स्ट टाइम जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी भविष्यवाणी भी मैंने ही की थी कि ए इनिशियल का व्यक्ति जो है यूपी का जो है मुख्यमंत्री बनेगा। उस टाइम पे आपके जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और महेश आपके शर्मा, मनोज सिन्हा वगैरह जो है, ये अपने कुल देवियों पे जाके आशीर्वाद ले रहे थे। इंटरनली इट वाज डिक्लेयर दैट दे आर गोइंग टू बी सीएम ऑफ द यूपी, लेकिन मेरी भविष्यवाणी थी कि ए इनिशियल से होगा। फिर मेरे से उसमें पूछा गया था कि ए इनिशियल से तो अखिलेश भी हो सकते हैं, तो मैंने बोला था नहीं, आदित्यनाथ। तो आदित्यनाथ ही आपके प्रथम टाइम जब आपके सीएम बने, और 12th आवर में जो है सारी सिचुएशन चेंज हुई। रात को 12 बजे तक जो है सीएम यूपी का कोई और था, बनने जा रहा था, लेकिन 12 बजे के बाद जो है पूरा गणित जो है, जो भविष्यवाणी थी उसके कुदरत के हिसाब से वैसे हुआ। क्या इस बार भी अब उनके साथ जो ताकतें हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, सिंहासन 36वीं में मैं योगी आदित्यनाथ को ही क्यों ले रहा हूं? प्रश्न ये आपने किया और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 36 साल के जो शनि है, शनि जो है हर 30 साल के बाद जो है शनि की 7.5 आती है। शनि की 7.5 का साइकिल जो है हर एक आदमी की लाइफ में 30 साल के बाद आता है। तो 36 साल के पीरियड में एक साइकिल तो आपका शनि की 7.5 का आएगा है। और शनि अपनी 7.5 में किसी को बख्शता नहीं है। उन्होंने भगवान शिव जी को नहीं बख्शा, तो किसी को नहीं बख्शता। आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देगा, अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब से। तो आपके पीछे पावर क्या होनी चाहिए? आपकी इंटेग्रिटी कहीं से भी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली क्या है कि आप जो है बेदाग, स्वच्छ आपका चरित्र होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फ्रैक्शंस में भी माइनस पॉइंट हर एक नेता के साथ में कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये योगी हैं, इनको अपने परिवार से लेना नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए तो कर ही नहीं रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं। तो आवाम के लिए कर रहे हैं, तो शनि की 7.5 का जो इफेक्ट, अभी उनकी ढैया चल रही है लास्ट, तो उस इफेक्ट में भी वो मुख्यमंत्री हैं। और ये आने वाला जो इलेक्शन है 2027 का, ये भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जैसे आपने पारिवारिक वाली बात करी, तो पारिवारिक रूप से तो शुभेंदु अधिकारी भी अनमैरिड है, उनका भी कोई परिवार नहीं है, तो वो भी तो जनता के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक बैकग्राउंड का आप देखेंगे तो पीछे जो अगर कार्यकाल को देखेंगे, जो बेंचमार्क आपके योगी आदित्यनाथ जी ने सेट किए हैं, वो अभी की उसमें जो है, देखिए राम मंदिर का निर्माण शुरू होना और उसका कंप्लीशन होना, ये योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में ही हुआ है। अब यूपी जो है ना, भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, चाहे राम मंदिर है, चाहे आपका काशी विश्वनाथ है, चाहे आपका कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे मथुरा वृंदावन है, ये तीर्थ सारे जो हैं आपके सांस्कृतिक धरोहर हैं यूपी के। और उनका जो उत्थान योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में किया, उसका पुण्य उनके साथ है। और बाकी जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में से
आपका जो है गुंडा तत्व को खत्म किया है। नॉर्मली जिन लोगों का साथ लेके राजनेता राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति को चलाते हैं, अपने सिंहासन को चलाते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखते हैं, दबदबा बना के रखते हैं, उन चीजों को खत्म करके वो जो है राजनीति महाराज करते जी, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर बात सिंहासन 36 की हो रही है और आपने कहा कि अगर एनडीए ये 36 साल पूरा कर लेता है तो उसे कोई भी नहीं हिला सकता, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि एनडीए ये 36 साल पूरा कर ले जाएगा? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने ये बोला कि एनडीए को ये 36 साल पूरा करने के लिए अपनी लीडरशिप और अपना मुद्दा जो है वो जो है आपका राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, आदि सनातन की रक्षा, इन चीजों को लेके चलना है। देखिए, आपका किसी भी स्टेट का जो उत्थान है, प्रोग्रेस है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही है। आपको उसे क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से अपनी स्टेट्स को उन्नति पे लाना ही है। कारोबार हो गया, लोगों की नौकरियां होगी, लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करना और वहां पर जो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, ये तो प्रायोरिटीज हैं ही हैं। उसके साथ में धर्म सबसे पहले। अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या लिया? राम मंदिर को लिया। राम मंदिर उन्हीं के कार्यकाल में बना, उन्हीं के उसमें उसकी स्थापना हुई और कंप्लीट भी हुआ। इस क्राइटेरिया में यूपीए कहाँ फिट बैठता है? देखिए, यूपीए का इस टाइम जो लीडरशिप है बहुत वीक है। रीजन उसके लिए हमें जो है आपके जो है राहुल गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी की जो कुंडली है उसमें आपका 12वें घर में जो है नीच का शनि है और द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल का योग है जो मिथुन राशि में, और द्वितीय भाव का मालिक जो है वो है बुध, वो केंद्र में बैठा हुआ है। तो शनि की तृतीय दृष्टि जो है मुख्य स्थान पे। तो राहुल गांधी जी के साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि वो घर से तो प्रिपरेशन पूरी करके आते हैं कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन ये 12वें घर का जो शनि है इसकी तृतीय दृष्टि, नियरेस्ट दृष्टि, और शनि नीच का होने के कारण वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से जो निकलता है उसका एडवांटेज सामने जो है अपोजिशन को होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल बहुत ज्यादा एग्रेशन देता है। और इनकी कुंडली के हिसाब से अगर ये अपने एग्रेशन को प्रॉपरली यूज कर लें, ही डोंट नो हाउ टू यूज द एनर्जी। एक्चुअली वो बहुत एनर्जेटिक है। अगर आप देखेंगे तो इस टाइम लीडर्स में सबसे एनर्जेटिक जो है वो आपके राहुल गांधी है, लेकिन ही डोंट नो हाउ टू यूज दैट एनर्जी प्रॉपरली। तो वो जब बोलते हैं तो कुछ और निकल जाता है, और जिसका एडवांटेज जो है आपका अपोजिशन को मिलता है। आप देखिएगा संसद के बीच में एक अपोजिशन का नहीं था, पहले तो आंख मारता है। आपको अच्छा लगा? बताइए। बिल्कुल नहीं था। उसके बाद में वो जाके देश के प्रधानमंत्री को जफ्फी मार लेते हैं, तो कहीं डेकोरम में नहीं आते, जबकि वो सोच के कुछ और उठे थे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? और कुछ और है। दिखाना कुछ और चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते थे, रिजल्ट कुछ और आया। तो ये जो नेतृत्व है आपका, जब तक कांग्रेस के साथ है, आपका यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। तो यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस होने के कारण नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो है उनके उसमें चलेगा। और इन ग्रहों के कारण या तो इनका जो है, दूसरा उनके जो है दशम भाव में जो है राहु जो है वो जो है कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि का राहु अच्छा नहीं माना जाता। तो वो इनको
अपने जीवन काल में आने वाले में सत्ता सुख, मतलब जो ऑब्जेक्टिव वो लेके चल रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं बनने देगा। इसकी भी भविष्यवाणी मैंने 2012 में की थी राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी को प्लेट में सजा के पीएम का पद मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया था, और उस टाइम मैंने भविष्यवाणी की थी, अगर राहुल गांधी 6 महीने के लिए पीएम बन जाते हैं, इनके टैग लग जाता है, तो इनका भविष्य जो है सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन नोबडी, उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसी टाइम पे मैंने पी चिदम्बरम पे भविष्यवाणी की थी कि पी चिदम्बरम विल बी बिहाइंड द बार्स, एंड ही गॉट। राहुल गांधी जी अगर उस टाइम ये एडवांटेज ले लेते तो आज ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते। और अगर क्या हो कि कांग्रेस और या फिर यूपीए का नेतृत्व बदल दिया जाए, किसी और को आगे किया जाए, तो क्या स्थिति में सुधार होगा? भविष्यवाणी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ आपके उसमें मैंने, क्योंकि अगर कांग्रेस में अगर सेकंड लाइन पे जो है वो है आपकी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि कांग्रेस में नेतृत्व जो है गांधी परिवार का ही माना जाता है, और भी स्टालवर्ड लेता है जो कांग्रेस को संभाल सकते हैं, आगे लेकिन आगे कोई नहीं आएगा, सिर्फ गांधी परिवार चाहिए। तो सेकंड जो है गांधी परिवार में आपकी आती हैं प्रियंका गांधी, और उसके लिए मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के होते हुए आपकी प्रियंका गांधी आगे आए। द मोमेंट प्रियंका गांधी आगे आती हैं तो राहुल गांधी जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि एक बच्चे को अगर बचपन से बताया जाए कि आप प्रधानमंत्री बनोगे, और जब उसकी उम्र आए बनने की तो उस टाइम जो है लीडरशिप किसी और के हाथ में चले जाए, तो वो शॉक जो है, आप लीडरशिप फ्रंट से लीड कर रहे हैं तो आपको ये है कि कभी बन सकता हूं, लेकिन द मोमेंट आपको चेंज कर दिया जाता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू। अब मैं यहाँ अपने सहयोगियों को और दर्शकों को ये याद जरूर दिला दूं कि यूपी चुनाव की सीटों को लेकर श्री सन्मित्र अशोका जी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि योगी जी के तो देखिए दोबारा मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी उन्होंने की है, सीटों को लेकर वो अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यानी कि 315 का। तो वही मेरा सवाल था। हाँ, 318 से 24 का जो है, 318 से 24 के बीच में सीटें। बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये कि वो तो 27 की जनता तय करेगी कि कहाँ पर सीटें पहुंच रही हैं, राज्य की जो भविष्यवाणी है। मेरा सवाल यहाँ सिंहासन 36 को लेकर ये है कि अगर एनडीए को, बीजेपी को 36 साल सत्ता में पूरे करने हैं तो उसका सबसे बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि दिल्ली आना है तो उत्तर प्रदेश होकर ही आना होगा। और अगर परिसीमन में सीटें और बढ़ गई तो 120 सीट हो जाएगी, तब तो उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश से आना है तो फिर 27 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर 27 इतना महत्वपूर्ण होता है कि अखिलेश यादव ने पूरी जी जान लगा दी है कि ये 27 मेरे लिए सब कुछ है, 37 सीटें 24 में आई। अब उनको लग रहा है कि कम से कम अगर हम बहुमत न ले आ पाए तो इस जगह पर आकर खड़े हो जाएं विपक्ष के तौर पर कि हाँ, हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, किंग मेकर बनेंगे। हाँ, या मतलब सरकार गिरा सकते हैं, इतनी कि हम 50 विधायक आपके कभी भी तोड़ सकते हैं। अखिलेश उस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे ये समझना है, दर्शकों को ये समझना है कि अखिलेश यादव कहाँ स्टैंड कर रहे हैं 27 के चुनाव में, क्योंकि सिंहासन 36 के सबसे बड़े रोड़े अखिलेश यादव अभी नजर आ रहे हैं अगर एनडीए के लिए लिहाज से देखें तो। एनडीए या यूपीए? नहीं, एनडीए के लिए रोड़ा। एनडीए को अगर कोई रोक सकता है तो अखिलेश यादव, क्योंकि उत्तर प्रदेश डेफिनेटली यू आर राइट। कहां पर? क्योंकि देखिए अभी अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली अखिलेश यादव जी का जो समय है वो 10/8/2028 तक ठीक नहीं है, और करंट में जो है 30/1/2027 तक तो बिल्कुल ठीक नहीं। इस टाइम के ग्रह दशा ऐसी है, वो मुंह से जो भी बोलेंगे वो उनको नुकसान देगा। वो बहुत एग्रेसिव बोलेंगे और जिसकी माइलेज जो है बीजेपी लेगी। आपको पता है कि मोदी जी ने बोला है कि आप मेरे पे जितने पत्थर फेंकोगे उन पत्थरों की इमारत मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा, और डेफिनेटली आप अगर गलत बोलते हैं तो उसका एडवांटेज जो है बीजेपी को होगा। यूपी के जो समीकरण है इस टाइम आप देखिएगा, आप
की शुरुआत किया है। आपने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये क्या चीज है? आपने भारतीय जनता पार्टी में से भारतीय निकाल दिया और कॉकरोच डाल दिया, और आप कह रहे हैं कि आप यूथ के आइकॉन हैं, आप यूथ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से आप यूथ को कॉकरोच मानते हैं? क्या भारत का यूथ जो है कॉकरोच है? आप अपने आप को कॉकरोच मानते हैं? आप सब यूथ हैं? बिल्कुल नहीं मानते। नहीं। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बनी? कांग्रेस को हिलाने के लिए आप पार्टी बनाएगी, ये आपको रिबोटल किया गया, लेकिन इतना गंदा नाम दिया गया। अगर अच्छा नाम दिया होता, देखिए आई एम विद यू, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ में हूं कि बच्चे अगर मेहनत करते हैं तो उनका माइलेज उनको मिलना चाहिए, रिजल्ट उनके हिसाब से फेवर में नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा जो है अनफेयर मीन से या पैसे के बल पर पेपर लीक करवा के आपको डिफीट दे दे। आई एम विद यू, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, आप जो बच्चे हैं उम्र के हिसाब से सब हमारे बच्चे हैं, तो मैं कहीं पे भी नहीं चाहूंगा कि बच्चों का हित जो है खराब हो। लेकिन आपने नाम क्या दिया उसको? भारतीय को निकाल के आपने कॉकरोच डाल दिया। अब बताइए ना, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉकरोच? ये पैरेलल यूनिवर्स में एक नई पार्टी तैयार कर दी गई। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नाम। कुछ भी करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? नाम। आप कुछ भी करते हो उसके लिए एक नाम चुना जाता है, और वो नाम कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अपील करना चाहिए। आपने नाम क्या चुना? कॉकरोच जनता पार्टी। चलो, आपने कॉकरोच जनता पार्टी चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में से आपने भारतीय निकाल के कॉकरोच डाल दिया। आपने कॉकरोच नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं बनाई? तो ज्यादा इफेक्टिव थी। आप ओपोजिशन में बैठे हैं, आप रूलिंग पार्टी को अपोज कर रहे हैं, तो आपने कॉकरोच नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनाई? कॉकरोच समाजवादी पार्टी भी बन सकती थी। कॉकरोच समाजवादी क्यों नहीं बनाई? कॉकरोच आप पार्टी क्यों नहीं बनाई? कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी भारतीय का दिमाग नहीं है। ये हमारे किसी भारतीय का दिमाग नहीं है। वो भारतीय वर्ल्ड को, भारत को, हिंदू राष्ट्र को छोटा दिखाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, आप बहुत खुश होंगे कि उसको 20 मिलियन जो है उसके मेंबर्स तुरंत बन गए। तो वो आप बना सकते हैं। 20 कॉकरोच कहां से मिले? दिस इज नॉट ऑल द 20 मिलियंस आर फ्रॉम इंडिया। ये उसमें पाकिस्तान है, आपका जो है बांग्लादेश, मुस्लिम कंट्रीज के जितने सारे कॉकरोच उसमें मिलेंगे आपको। क्योंकि भारत में कॉकरोच नहीं है। हमारे भारत का यूथ जो है ना, वो हर जगह पे छाया हुआ है, उसको हम कॉकरोच बोल ही नहीं सकते। ये किसी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए कि भारत का हर एक यूथ जो है वर्ल्ड में हर जगह टॉप सीटेड है, तो वो भड़ास किसी ने निकाली और इसको कॉकरोच जनता पार्टी नाम दिया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी तो हुआ है। देखिए, धर्म प्रधान जी का इस्तीफा जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है पॉलिटिकल डिसीजन है। ये अगर राइट टाइम पे नहीं लिया जाता तो ये कॉकरोच पार्टी आने वाले टाइम में किसान आंदोलन की तरह आपका जो है अपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म दे देती, यूथ उसमें से निकल जाता और अपोजिशन के लीडर्स एक एक करके आगे आके अपने अपने एजेंडे पे देना शुरू कर देते। अपोजिशन को इस टाइम क्या है, आप देखिएगा भारत में इस टाइम मोदी जी ने कोई भी कहीं से भी किसी को कहीं पे भी लूप होल नहीं दे रखा जहां से आप एंट्री कर रहे हैं। अपोजिशन डायरेक्ट नहीं एंट्री कर सकती। अब अपोजिशन को फाइट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म उन्होंने चुन लिया कॉकरोच जनता पार्टी। दे स्टार्टेड फंडिंग, दे स्टार्टेड सपोर्ट। आपके नेता वहां जाके उनको जो है उनके मंच पे आके उनको करना शुरू किया। अगर राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं, यहां पर मैं ये कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं,
उनकी बलि ली गई, लेकिन दैट वाज फॉर अ कॉज। अगर वो राइट टाइम पे वो डिसीजन नहीं होता तो ये वाला जो आंदोलन जो है इसकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाती। जिस तरीके से किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन इस आपने देखा डिसीजन के किसान साथ आंदोलन में क्या हुआ। बिल्कुल, जी। मैंने तो पूरा कवर किया। लेकिन इस डिसीजन के साथ महाराज जी कहीं ना कहीं आप बीजेपी झुकी तो है। अब आप ये कह लीजिए कि पॉलिटिकल एजेंडा या फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश विपक्षियों ने किया है, लेकिन मौके को तो उन्होंने भुनाया ही है। तो आने वाले समय में क्या गारंटी है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा? सवाल ये भी बनता है कि झुकने की बात से मैं आपका बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप इस बात से भी सहमत होंगे कि शेर कभी भी जब शिकार करता तो 2 कदम पहले पीछे हटता। तो ये 2 कदम जो पीछे लिए गए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है यूथ को हाईजैक ना कर ले, यूथ को भ्रमित करके एक प्लेटफॉर्म जो है अपोजिशन को 27 के लिए ना दे। टोटली इस टाइम जो आपने जिस तरीके से बताया कि मेन रोड़ा जो है, मेन ऑब्स्ट्रक्शन जो है सिंहासन 36 में, वो यूपी इलेक्शन होगा। वही मैं कह रहा हूँ कि सिंहासन 36 अगर आपको हासिल करना है तो कुछ बली धर्मेंद्र प्रधान जैसी होंगी। लेकिन अराजक तत्व क्या इस तरह और दिखेंगे सिंहासन 36 में आने वाले 24? बहुत, देखिए यहाँ सत्ता तो को ये हिलाने दे गॉट डिफीटेड बैटल। उनके पीछे का एमुनेशन जो था, उनकी जो पाइपलाइन में जो चीजें थी वो सब खत्म हो गई, वहीं सड़ गई। क्योंकि किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि मोदी जी जो है धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता का इस्तीफा ले लेंगे। देखिए आप सब जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए आप इस्तीफा उनसे लें। उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सुधार किए, लेकिन यूजीसी हमारी विवाद में फंसे हिस्ट्री ही को, वो। हमारी मुगलों की हिस्ट्री महिमा, को जो मुगलकालीन मुगलकालीन इतिहास को हटाया कोशिश उन्होंने। की। सौर्य वंश लेकर आए, मराठा वंश लेकर आए, मुगलों के इतिहास को 2 पन्ने में समेट दिया जो 40 पन्ने में था। तो उन सब चीजों को ज्यादा विरोध था जो वहां पर मैंने ग्राउंड जीरो पर देखा। लोग भले ना बोल रहे थे इस बात को, उनका विरोध किया उन्होंने। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव जो था आपका कॉकरोच जनता पार्टी का, अगर आप देखेंगे उनके जो हेड हैं, क्या नाम है उसका, अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष फ्रांका, 3 नाम। अभिजीत दीप के जो है उसने अपने उसमें जो दिया है, फर्स्ट है उसका यूथ एंड सेकंड है उसका सेकुलरिज्म। हिंदू राष्ट्र बनता तो सेकुलरिज्म जो वर्ड जो है फोर्सिबली जो कांग्रेस ने हमारे संविधान में संशोधन करके डाला, वो जो है डाइल्यूट हो जाएगा। आस्ता आस्ता जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उसको डाला गया था संविधान में वो डाइल्यूट होता जाएगा। दूसरा, यूथ जो है आपको पता है 60% पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो यूथ है। तो टारगेट कहाँ है? यूथ पे। आप सपा ने भी देखो टारगेट जो है, जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, मैं उसी पे आ रहा था, उन्होंने किस चीज पे टारगेट किया? नहीं उस पे, वो वहां से अगर दर्शक समझ पाएंगे, पीडीए पे अगर हम पहले चले, पीडीए जिसको पिछड़ा, दलित, आदिवासी शुरुआत में कहा गया, ए को अखिलेश यादव चेंज करते रहे, कभी अल्पसंख्यक, कभी औरत, कभी अगड़ा बोलते रहे। लेकिन सवाल ये था कि पंडित कहाँ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ भी बोल ले, पंडित और ब्राह्मण ठाकुरों ने ही चलाई। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव ने अब कह दिया कि पीडीए का पीडी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, स्वीट फॉर्म है पंडित का। तो पंडित हमारे साथ भी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर जो योगी आदित्यनाथ के सहयोगी हैं कह रहे हैं जिस तरीके से नाम बदलते हैं ए का पी का, किसी दिन एक आतंकवादी भी बता सकते हैं कि आतंकवादी वो हमारे साथ आ सकते पहले थे। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये कि अब पंडित अखिलेश यादव ने कह दिया, पंडित सम्मेलन भी चल रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है, और शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद भी उनके साथ हैं, वो भी चीजों को बता रहे हैं अखिलेश यादव को। तो आपको लगता है कि जो ये जोड़ी मिली है ये पंडितों को अपनी तरफ साथ पाएगी? देखिए, जहां तक अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, मतलब सेल्फ स्टाइल्ड, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं से भी देश हित और राष्ट्र हित में नहीं है। अगर वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं तो ब्राह्मणों में से सिर्फ गौ को माता कहने वालों को वो आइसोलेट क्यों करना चाहते हैं? हिंदू को डिवाइड क्यों करना चाहते हैं? आप वही कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने किया।
लेकिन आप सर वही इसमें कर रहे हैं जो मुगलों ने किया। इसमें हिंदुओं को कहाँ डिवाइड किया? उनका कहना है कि भाई गौ को माता मानने वाले और गौ को जानवर मानने वाले एक साथ नहीं हो सकते। तो उसमें तो वो उन लोगों को एक तरफ कर रहे हैं कि भाई जो गौ को मतलब मांस समझ करके खाने का काम करते हैं, तो वो उनको एक तरफ कर रहे नहीं, हैं। वो उनको नहीं ले रहे हैं, वो हिंदू समाज में से एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि गाय जो है वो पशु है, ठीक। हम्म एक वर्ग जो है उसको माता मानता है। हम्म आप ब्राह्मणों में भी अगर लेके चलेंगे तो आपको कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हम तो गाय को माता नहीं मानते। अब आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टाइम जो एनडीए का वोट बैंक जो है, जो इन्होंने पोलराइज करके हिंदू इकट्ठा किया है, उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। पहली सेंध लगाई यूथ पे, उसके लिए कॉकरोच, जनता पार्टी, बीजेपी में ही कॉकरोच जनता पार्टी जो है, आपका जो कॉकरोच डाल के भारतीय में से भारतीय निकाल दिया, भारतीय जनता पार्टी में से कॉकरोच डाल दिया। और इधर आपका जो है ब्राह्मणों में ही आप जो डिवाइड कर रहे हैं, जब ब्राह्मणों में आप डिवाइड, और उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। बिहार में उन्होंने बोला कि जो गौ को माता मानते हैं वो अलग पार्टी, उनके लिए उन्होंने अलग कैंडिडेट इकट्ठे किए, खड़े किए कि आप उनको सपोर्ट करें। तो वोट बैंक किसका खत्म हुआ? वो आरजेडी का तो नहीं हुआ, किसका खत्म हुआ? वो हाँ, जो बीजेपी थी, एनडीए। बीजेपी का हुआ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? भले ही आप इतना सा फर्क डालें, पर फर्क कहां डाल रहे हैं आप? एनडीए को। वहां और एनडीए क्या है इस टाइम? अगर आप मास इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों ने ही तो जिता के बीजेपी को आगे लाए हैं, एनडीए को। आप देश का प्रधानमंत्री आपने चुना, अपने आप तो नहीं बना। किसने चुना? मास ने चुना है। अब उस मास को आप डिवाइड कर रहे हैं, उस मास को आप डिवाइड करके इफेक्ट किस पे डालना चाह रहे हैं? एनडीए पे। आप देखिए ना, 4 से 5% के वेरिएशन में, वोट के 4 से 5% का अगर वेरिएशन होता है तो सरकारें बदल जाती हैं। 5% से ऊपर जाता है तो मेजोरिटी की सरकार होती है, बहुमत की सरकार। सर, आज के पॉडकास्ट में जाते जाते ये एक बता सवाल दीजिए। उसी कुछ परसेंट के वोट में मुसलमान आता है, जिसके लिए लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव पूरी तरीके से, कांग्रेस अगर हटेगी तो केवल मुसलमानों के वोट की वजह से। चंद्रशेखर भले 4-5 सीट पर प्रभाव डालें, लेकिन नगीना वाले क्षेत्र में मुसलमान उनके हैं। तो मुसलमानों के वोट की जो लड़ाई है, और सब जानते हैं कि बीजेपी को वो नहीं देंगे, बीजेपी भी ये जानती, भले आकर कुछ भी बोले। तो मुसलमानों की यूपी में लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसको भी वो वोट बैंक पे डिवाइड होने के कगार पे है। कांग्रेस है, आपका मुस्लिम लीग आ रही है, हाँ, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, ओवैसी साहब आ रहे हैं, और मुस्लिम की जो मेंटेलिटी होती है वो ये है कि बीजेपी को डिफीट करना है। तो एंड पॉइंट में अगर उनको लगता है नहीं सपा नहीं बसपा जो है बीजेपी को डिफीट कर सकती है, या सपा नहीं कोई और थर्ड पार्टी जो है बीजेपी और मुस्लिम लीग डिफीट कर सकती है, तो सारे उधर की तरफ जाएंगे। तो मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करना भी तो एक राजनीति है। तो वो डिवाइड करके उसका डिसएडवांटेज किसको होगा? सपा को होगा। एडवांटेज किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो राजनीति में तो सब अपने हथकंडे जो है आजमाते हैं। आप मेरे को डिवाइड करिएगा, मैं आपको डिवाइड कर दूंगा। महाराज जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने वाले समय में आप भविष्य के बारे में बात करें तो प्रियंका गांधी कहाँ स्टैंड करती, और राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में आए हुए करीब 22 साल हो चुके हैं, 2004 में उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा था। तो क्योंकि बात यहाँ पर सिंहासन 36 की हो रही है, 22 साल राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में हो चुके हैं, 14 साल और उनका कैसे रहने वाला, अब तक का समय जैसा रहा, क्या आने वाले समय में कोई भी बदलाव उनकी आपके ज्योतिषी में आपको क्या दिखा रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है? राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो एक राजनीतिज्ञ की कुंडली नहीं। ही मस्ट बी टॉप क्लास बिजनेसमैन। और इनको सही रास्ता किसी ने राइट टाइम पे नहीं दिया, एंड ही डिडंट टेकन राइट डिसीजन एट राइट टाइम। तो उनको डिसीजन क्या दिलवाएगा कि आप राजनीति में खानदानी प्रधानमंत्री बनेंगे,
और जिसका उन्होंने अपॉर्चुनिटी जो है 2012 में खत्म की। उसके बाद इनकी कुंडली में अभी नियर फ्यूचर में कहीं दूर दूर तक सक्सेस का कहीं से भी नहीं है। 11/9/2043 तक इनकी राहु की महादशा रहेगी और राहु इनका जो है कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि का राहु जो है 10वें घर में कभी सिंहासन नहीं लेता। प्रियंका गांधी। हाँ, प्रियंका गांधी इज इक्वली कॉम्पिटेंट, और अगर आप देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद लॉजिकली अगर कोई स्ट्रॉन्ग गांधी परिवार में है तो दैट इज प्रियंका गांधी। लॉजिकली स्ट्रॉन्ग, आपका पॉलिटिक्स में अगर आप लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, आपका मेटलिस्टिक पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो यू आर सक्सेसफुल। उसके साथ में आपका स्पिरिचुअल पार्ट भी होना चाहिए। लेकिन जहां तक गांधी फैमिली का है, वहां पे आप अपने आप को जो है एक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप है क्या। आप गांधी हैं, आप ब्राह्मण हैं, नेहरू हैं, या आप उसे क्या बोलते हैं, खान है, फिरोज खान, जो दात्रेय ब्राह्मण। आप जो हैं उसको हटा के आपने जो है गांधी को आपने एक हाईजैक कर दिया। तो जब तक आपको ये क्लियरली बताना कि व्हाट यू आर। हमारी बातचीत हो रही थी महाराज जी, आपने कहा था कि 5 साल में प्रियंका गांधी विदेश चली जाने वाली है। बिल्कुल, जो देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ लिया आपने, क्योंकि मोदी जी का ये वाला जो काल है, आपको मैं बताऊं मोदी जी की कुंडली में ये वाला जो इनका जो वो चल रहा है, टर्म चल रही है, इसमें ये जो इन्होंने स्टार्टिंग जो इनके जो मुद्दे थे कि ब्लैक मनी को बाहर लाना और जो भी आपके कल्प्रिट्स हैं उनको सही सजा दिलवाना, ये उस पर वर्क होगा। जब उस पर ये हाथ डालेंगे तो कई लोग जो हैं देश छोड़ के भागेंगे, जिनके पास अपना हिसाब किताब नहीं है कि इतना उन्होंने इकट्ठा कहां से किया। तो प्रियंका भी उनमें से एक है। बिल्कुल ठीक है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है, मैं बड़ा संक्षिप्त में पूछना चाहता हूँ। आप जब से हम शुरुआत से बातचीत कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि उदय है उनका, लेकिन अगर हम बीते कुछ वर्षों से देखें 2024 से लेकर के, तो जो 400 पार का नारा दिया गया था वो सक्सेस नहीं हो पाता है। साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन पे थोड़ा ज्यादा सेंट्रिक रहे, आप जाइएगा तो आपको पता चलता है कि डीके शिव कुमार, वीडी सतीशन सब कांग्रेस के नेता हैं। उस तरफ थलपति विजय साउथ के लीडर्स बन करके बैठे हैं। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है, सब कुछ उनके हाथ से फिसलता चला गया है। उनके नेता खुद की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक मेरा पहला सवाल ये है कि भाई साउथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे क्या फ्यूचर देख रही है। और दूसरा सवाल ये कि जैसे हमने देखा कि 400 पार का नारा दिया गया और उल्टा सीटें कम हो गई, तो क्या 29 में भी वो और कम होते हुए नजर आएंगी? देखिए 29 विल बी टोटली डिफरेंट। 400 पार का जो नारा था, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आप नेचर को देते हैं दैट कम्स बैक टू यू। वंस यू प्रोजेक्ट समथिंग गुड। आपका 400 पार का नारा जो है कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, किसी और पार्टी ने क्यों नहीं दिया कि हम 400 पार लेंगे? नेचर जो है आपके मुंह से कुछ कहलवाती है, किसी के मुंह से भी कहलवाती है। मैं भी अपनी भविष्यवाणियों को ये नहीं कहता ये मेरी भविष्यवाणी है, मैं ये बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को चुना है किसी चीज के लिए, मेरे मुंह से जो निकलवाया है वो जो है वो मेटरलाइज होगा जरूर। 415 प्लस की भविष्यवाणी मैंने ही की थी। उसके बाद में दैट वाज हाईजैक्ड बाय, उसे क्या बोलते हैं, बीजेपी ने भी हाईजैक कर लिया कि इस बार आपकी बार मोदी जी ने संसद में बोल दिया था आपकी बार 400 पार। क्योंकि पिछली जितनी भविष्यवाणी थी वो ऑलमोस्ट जो है जो नंबर दिया था वो पूरा हुआ था, लेकिन 400 पार वाला किसी कारण जो है नहीं हो पाया, उनकी अपनी गलती थी। जिस तरीके से इस टाइम आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ
कि सबसे बढ़िया गेम जो इस टाइम इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल है अभी जो करंट में चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल में होता क्या, जो स्टार प्लेयर होता है, चाहे वो मैराडोना था या उससे पहले पेले था, हाँ। मैराडोना हो गया, आजकल मेसी चल रहा है, रोनाल्डो चल रहा है, तो ये जो है ये क्या है, ये गोल पोस्ट तक जाते हैं, उनको एक पास मिलता है, क्या मिलता है, पास मिलता है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं गोल में। नॉर्मली क्या होता है, आपका इस टाइम कांग्रेस में क्या हो रहा है, सेल्फ गोल हो रहा है। आपके बंदे, आपके शुभेंदु अधिकारी जो है पहले क्या थे, कांग्रेस से थे। आपके आसाम वाले जो हैं क्या नाम उनका, वो कांग्रेस हिमंता पार्टी से, बिस्वा हिमंता बिस्वा शर्मा। तो ये सारे सेल्फ गोल हैं कि नहीं। टॉप के जो आपके प्लेयर थे उन्होंने पास किसको दिया, प्रधानमंत्री जी को दे दिया, उनको पास दे दिया, एंड ही कन्वर्टेड इनटू गोल। इस टाइम पे आपने बहुत बढ़िया साउथ का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि तो वक्त जो है अगर 400 पार का नारा लगा है तो नेचर विल डेफिनेटली डू इट, ये होगा, यानी कि साउथ में कमल खिलेगा, ये होगा, लेकिन होगा सेल्फ गोल से, जिस तरीके से आसाम में हुआ है, जिस तरीके से आपका वेस्ट बंगाल में हुआ है, जिस तरीके से आपका महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में भी क्या हुआ है, शिवसेना के अंदर आपका गुट बट गए, एंट्री की कांग्रेस ने, और आपके जो हैं क्या नाम है उनका, एक नाथ शिंदे जो है, उन्होंने जो है बीजेपी में अपनी पार्टी पे गोल कर दिया, पूरी की पूरी टीम अपनी तरफ ले ली। सब बस जाते जाते एक ही सवाल है और इसी सवाल के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को खत्म करेंगे कि सिंहासन 36 का महारथी कौन है, दो नाम, पीएम मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए सिंहासन 36 के जो दो नाम है, एक चूज करना है, दो नाम जो नहीं दोनों में से एक तो एग्जिस्टिंग है, और आगे जो 24 साल, आगे 16 साल के बाद जो आपके जो है 20 साल जो है, 16 साल तक मोदी जी हैं, तो एक साइड में यहाँ पे मोदी जी लीजिएगा और दूसरी साइड में योगी आदित्यनाथ है। पीछे आपने जितने नाम लिए वो पीछे खड़े हैं, दे विल बी इन सपोर्ट, वो आपको पास देंगे गोल करने के लिए। तो सिंहासन 36 को अगर आपने कायम रखना है जी, तो सेल्फ गोल बीजेपी के या एनडीए में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस में सेल्फ गोल हुए, कांग्रेस खत्म होगी, ये आप मानते हैं कि नहीं? कांग्रेस का खत्म होने का कारण क्या है? सेल्फ गोल। मानते हैं ये? आप भी मानते हैं? आप भी मानते हैं सेल्फ गोल कि नहीं? नेतृत्व की क्षमता कम थी, क्षमता कम थी, आप नहीं कंट्रोल कर पाए तो सेल्फ गोल स्टार्ट होगी जी। तो आपने जो प्रश्न किया है 400 पार वाला, वो डेफिनेटली 29 में होगा। उसके लिए भी स्ट्रेटेजी यही है कि आपको राइट टाइम आगे, राइट पर्सन को आगे लाना है, एंड दैट इज योगी आदित्यनाथ फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। तो इसी पॉडकास्ट के साथ हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार।